हाय गाइस, आपका स्वागत है वी लव मैथ्स पर। और इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी बातें करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर कीजिए। कक्षा 12वीं रसायन इकाई पहला ठोस अवस्था। और आज हम देखेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जब हम ठोसों के चुंबकीय गुण की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि संसार के प्रायः जितने भी ठोस हैं सभी ठोसों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। सभी पदार्थ में चुंबकीय गुण पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं प्रायः सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण पाया जाता है सभी पदार्थों में। सन 1846 में माइकल फैराडे, नाम तो सुने हो ना, माइकल फैराडे, उन्होंने अपने प्रयोग में यह बताया कि संसार के प्रायः सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि पदार्थ में चुंबकीय गुण किसके कारण होता है या कैसे उत्पन्न होता है। तो पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन। सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है और उस चुंबकीय गुण का कारण कौन है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है अति सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अति सूक्ष्म चुंबक कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर चुंबक है और पदार्थ किससे बना है, हम कई बार पढ़े हैं। कोई भी पदार्थ है वो बना होता है अणु से, अणु बना होता है परमाणु से, और परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर हम सीधा कहें तो पदार्थ किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो इलेक्ट्रॉन से ये पदार्थ बना है। तो ये पदार्थ भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो प्रायः जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। और उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है इलेक्ट्रॉन। अब हमको यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करता है। तो हम पढ़े हैं, जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है और प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ये तो कई बार पढ़े हैं, सबको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें दो प्रकार की गति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति पाई जाती है। तो पहला गति क्या हो गया, चक्रण गति, और दूसरा होता है कक्षीय गति। मतलब इलेक्ट्रॉनों में चुंबक की भांति गुण क्यों आता है, तो उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति पाई जाती है। एक चक्रण गति होता है और दूसरा कक्षीय गति होता है। चक्रण गति को हम स्पिन मोशन भी कहते हैं, स्पिन मोशन, और ये है, और कक्षीय गति का मतलब है ऑर्बिटल मोशन। अब चक्रण गति क्या है और कक्षीय गति क्या है ये समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति कर रहा है। तो ये जो गति कर रहा है इसको हम कहेंगे कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति कर रहा है तो उस गति को हम कहेंगे कक्षीय गति, यानी कि ऑर्बिटल मोशन। इसके साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने अक्ष पर भी गति करता है। मतलब ये स्वयं अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और साथ ही साथ ये नाभिक के चारों ओर भी घूम रहा है। तो अपने कक्ष पर जो घूम रहा है उसको हम कहेंगे चक्रण गति, स्पिन मोशन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार की गति कर रहा है, एक तो चक्रण गति और दूसरा कक्षीय गति। यहां तक समझ में आ गया। संसार के सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। उसका कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
अब इलेक्ट्रॉन में चुंबकत्व तो कहाँ से आता है, चुंबकीय गुण कहाँ से आता है? तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है, एक तो चक्रण गति और एक कक्षीय गति। अब हमको ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की गति है इससे चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मतलब आवेश भी गति कर रहा है। और आप पढ़े हो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, दो प्रकार का, एक तो चक्रण गति कर रहा है और एक कक्षीय गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आवेश जो है गति कर रहा है और आवेश प्रवाह की दर को ही हम कहते हैं धारा। मतलब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? धारा उत्पन्न हो गया। और ये धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। अब ये तो धारा हो गया, हमको कहाँ तक पहुंचना है? चुंबकत्व गुण तक पहुंचना है, चुंबकीय गुण तक। इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश गति कर रहा है, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। और फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जहां पर रहता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाता है। यहां पर समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो जहां भी समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र रहेगा वहां पर स्वतः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है मतलब क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसकी भांति व्यवहार करेगा? चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। वैसे हम फिजिक्स में यह भी पढ़ेंगे कि जहां पर समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र रहता है वहां पर विद्युत क्षेत्र भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई एक अगर कहीं पर है समय परिवर्ती तो दूसरा स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी तक एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुण कहाँ से आता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन से ही क्या बना हुआ है? पदार्थ बने हुए हैं। तो पदार्थ भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। संसार के प्रायः सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है और उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चुंबक की भांति व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि उसमें दो प्रकार की गति पाई जाती है। एक कक्षीय गति, कक्ष के चारों ओर घूमता है, और एक अपने कक्ष में घूमता है, उसको हम कहते हैं चक्रण गति। और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मतलब आवेश गति कर रहा है, और आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं धारा। मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और नियम कहता है कि जहां पर समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र रहता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्वतः उत्पन्न हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। इसीलिए संसार के प्रायः सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब चुंबकीय गुण के आधार पर हम पदार्थों को 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, और पांचवा है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं इसको। अनुचुंबकीय पदार्थों को ही हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ हम किसे कहेंगे? मान लीजिए हमको कोई पदार्थ दिया है, ये कोई पदार्थ है, और हमको ये बताना है कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पदार्थ को हम ले जाएंगे चुंबक के पास, चुंबक के पास। तो अगर ये पदार्थ इस चुंबक के पास ले जाते हैं तो इसके द्वारा ये आकर्षित हो जाता है। ये पदार्थ क्या हुआ? इसके द्वारा आकर्षित हो गया। तब हम कहेंगे कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ या इसी को हम कहते हैं डाई मैग्नेटिक कहते हैं, डाई मैग्नेटिक।
अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय डाइमैग्नेटिक। अगर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ रहेगा तो ये प्रतिकर्षित होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ है और इसको हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं तो ये जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। अगर वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और उसको हम शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, तो उसको प्रतिकर्षित करता है। तो सिंपल परिभाषा यही बन जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर आकर्षित होते हैं उनको हम कहते हैं अनुचुंबकीय, और ऐसे पदार्थ जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो प्रतिकर्षित होते हैं तो उनको हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ को हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाते हैं तो ये जो पदार्थ है वो इसके समांतर हो जाता है। इस प्रकार समझ सकते हो, मान लो ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है और इस पदार्थ को हम इस प्रकार से दर्शा लेते हैं। मान लो तो इस पदार्थ को अगर हम इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये पदार्थ जो है इस क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। ये समांतर हो गया, समांतर हो जाएगा, साथ ही साथ उनके सिरों पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ये वाला सिरा एस ध्रुव की ओर है तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा एन, और ये वाला सिरा जो है एन ध्रुव की ओर है तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा एस। लेकिन अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तब क्या होगा, देखिए ये हो गया एन और ये हो गया एस, और ये है कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको हम यहां पर लाते हैं तो ये लंबवत हो जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ को हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है और उसके सिरों पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आपको बार बार पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, तो अच्छे से समझना क्योंकि ये दोनों में काम आएगा, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम किसी पदार्थ को कैसे पहचानेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कह के। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस पदार्थ को हम किसी चुंबक के पास ले जाएंगे। अगर वो चुंबक के द्वारा आकर्षित हुआ तो अनुचुंबकीय है, अगर वो चुंबक से प्रतिकर्षित हुआ तब वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में हम क्या क्या बातें कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे पदार्थ जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। दो गुण पढ़ लिया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उसको प्रतिकर्षित कर देता है। दूसरी बात, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। तो अनुचुंबकीय के दो गुण पढ़ लिए, प्रतिचुंबकीय के भी दो गुण पढ़ लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कहें तो अनुचुंबकीय पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आप इससे पहले पढ़े हो इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं। मान लो ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का नियम क्या होता है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, फिर हो जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इसमें आएगा, चौथा इसमें नहीं आएगा जब तक ये पूरा नहीं भर जाता, रिपीट नहीं होगा। तो ये तीसरा है तो ये हो गया चौथा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पांचवां इलेक्ट्रॉन। अब जो छठवां है वो यहाँ आएगा, ये छठवां है, छठवां इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवां, फिर छठवां यहाँ आया। अब सातवां इलेक्ट्रॉन रहता तब वो यहाँ जाता, ये सातवां है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड है, युग्मित है। ये वाला जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, अनपेयर्ड। और ये परिभाषा आपको हमेशा याद रखना है, ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि आप जब तक केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे तब तक काम आएगा। पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब उसको हम कहेंगे ये अनुचुंबकीय है। और अनुचुंबकीय पदार्थ हमेशा रंगीन होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जिनमें पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और ये हमेशा रंगीन होते हैं, रंगीन। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो ऐसे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। मान लो ये एक ऑर्बिट है और ये एक ऑर्बिटल है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हैं, देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, तब इसको हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वैसे डाई मैग्नेटिक बोल रहे हैं, डाई मतलब दो होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। डाई मैग्नेटिक किसे कहते हैं? जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं। और इनकी खासियत यह है कि जितने भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ रहते हैं वो हमेशा रंगहीन होते हैं, कलरलेस। अनुचुंबकीय पदार्थ रंगीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ रंगीन होते हैं। जैसे Cu1+ और Cu2+, इसमें से कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन रंगीन होगा और कौन रंगहीन होगा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर किसमें है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हमको देखना पड़ेगा कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है और किसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। और अनुचुंबकीय मतलब वो क्या होगा? रंगीन होगा। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है वायु, Fe3+, Cu2+, सोडियम, प्लेटिनियम, मैग्नीज आदि। और इसी प्रकार से प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स नमक, जिंक, कैडमियम, फास्फोरस, बिस्मथ, चांदी, Cu1+, वायु इत्यादि। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि किसे हम अनुचुंबकीय कहेंगे और किसे हम प्रतिचुंबकीय कहेंगे। अनुचुंबकीय किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाता है। जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है और उसके सिरों पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। या फिर ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे किसी किसी बुक में लिखा रहता है ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। ध्यान दो परिभाषा को। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, ऑड नंबर में होता है, तो उसको हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्योंकि विषम रहेगा तब उसमें क्या बनेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो भाव वही है, बस शब्द अलग अलग है। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो कहेंगे तो भी वही बात है, या ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो। प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं? जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और उसको हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। या फिर ऐसे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और सभी पेयर्ड कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी। तो ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है उनको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और लघु लौह चुंबकीय पदार्थ है, ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ के ही प्रकार हैं।
लौह चुंबकीय पदार्थ हम किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ है जिनको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाते हैं तो जो है शीघ्रता से आकर्षित होते हैं। ध्यान दो क्या कह रहे हैं, शीघ्रता से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है शक्तिशाली चुंबक के पास। लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो यह एक विशेष प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ ही है, एक विशेष प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको हम शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो शीघ्रता से आकर्षित हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, लौह चुंबकीय पदार्थ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और लौह चुंबकीय पदार्थ में भी क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। संख्या का प्रभाव है। लौह चुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मतलब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन कम है तब वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर अधिक संख्या में है तब वो होगा लौह चुंबकीय पदार्थ। और एक विशेष अंतर भी है। अनुचुंबकीय पदार्थ को हम शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। अभी हम पढ़े हैं कि उसके सिरों पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसको जैसे आप यहां से हटा दोगे, इस चुंबक से दूर ले जाओगे तो उसका जो चुंबकीय गुण है, चुंबकत्व है, वो समाप्त हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ इसको हम शक्तिशाली चुंबक के पास ले गए तो क्या हुआ? ये शीघ्रता से आकर्षित हो गया और उसमें स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अनुचुंबकीय को आप जब तक चुंबक के पास रखोगे तभी तक उसमें चुंबकीय गुण रहेगा, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ इसको हम अगर चुंबक से दूर भी ले जाएं तो भी कुछ समय तक के लिए उसमें चुंबकीय गुण बना रहता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अधिक संख्या में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। यहाँ पर जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में संरेखित हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन यहां पर भी सम संख्या होता है। यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो सम संख्या में है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तीनों को एक साथ लो। तीनों में जो एक समान गुण है वो क्या है कि सभी में अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ कब बनेगा? वो जब उसमें बहुत अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित होंगे। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, यहां पर भी बहुत अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसकी जो संख्या रहती है यह सम संख्या में रहता है। ये सम संख्या में होता है और इनका जो चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन यहां पर संख्या विषम होती है। 1 2 3 4 5, ये विषम संख्या में है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सब में जो है अधिक संख्या में है, यहां पर उनकी दिशा एक ही दिशा है। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में समान संख्या में या सम संख्या में है, तो आधे जो है एक दिशा में चक्रण कर रहे हैं तो शेष आधे उसके विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे हैं। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या हो रहा है? यहां पर भी बहुत अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन विषम संख्या में, साथ ही चक्रण भी एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार से आज हम देखें ठोसों में चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुण के आधार पे पदार्थों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अणुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। इसके साथ ही ये चैप्टर जो है, ये इकाई ठोस अवस्था कंप्लीट होता है।